राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह करीब 8:30 बजे की ठंडी हवा थी। एयरपोर्ट पे हल्का सा धुंध का माहौल था। लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। कोई बैग रख रहा था तो कोई अपने दोस्तों को बाइक बोल रहा था। वही एक कोने में 48 लोग खड़े थे, हंसते मुस्कुराते फोटो खींचते। इनमें से कम 40 लोग पहली बार तो पहाड़ों में जाने वाले थे। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं, यह लोगों का एक ग्रुप था। कुछ दोस्त, कुछ वहाँ के सहकर्मी और कुछ शादीशुदा जोड़े और कुछ कॉलेज के लड़के। सबके चेहरे पे एक ही चीज थी, उत्साह। उनमें से एक लड़का राहुल था, जिसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, टेंशन मत लेना, मजे से जाऊंगा। वापस आता हूँ तो तुमको ढेर सारी फोटोज दिखाऊंगा। लोग एक एक करके विमान में चढ़ने लगे। विमान बहुत बड़ा नहीं था, बस 48 सीटें और बीच में एक पतला रास्ता। कुछ लोग विंडो सीट को लेके झगड़ रहे थे। माहौल एक हैप्पी और ट्रिप ग्रुप जैसे था। सबकी आंखों में चमक थी। विमान में चढ़ने से पहले उनकी एक ग्रुप फोटो खींची गई। सब मुस्कुरा रहे थे, सब हैप्पी थे। उस फोटो को जो भी बाद में देखेगा उसकी रूह तक कांप जाएगी। विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़नी चालू कर दी। हल्का कंपन, कुछ पलों बाद धड़ाम, विमान हवा में था। सब लोग ताली बजाने लगे और खुश होने लगे। खिड़की से नीचे बादलों के बीच अब शहर छोटा होता जा रहा था। पहाड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। अब हवा बेहद साफ थी, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई डर नहीं। विमान में ऐसा माहौल था जैसे 48 लोग नहीं, एक परिवार सफर कर रहा हो। विमान सब में एक्साइटमेंट था। विमान के एक कोने में बैठा अमर अपनी डायरी में लिख रहा था, मुझे डर है लेकिन मैं खुश हूँ। पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। उसको भी क्या पता था कि पहाड़ खूबसूरत नहीं, जानलेवा होने वाले हैं। करीब 1 घंटा उड़ान के बाद पायलट ने इंटरकॉम पे कहा, अटेंशन एवरीवन, आगे मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक विमान थोड़ा हिलने लगा। लोग हंसने लगे मजाक समझ के, पर 5 मिनट बाद हंसी डर में बदल गई। विमान तेजी से नीचे ऊपर हो रहा था। सब बोल रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, टर्बुलेंस ऐसा है। पायलट की आवाज में पहली बार तनाव था। हम एल्टीट्यूड बदल रहे हैं, लेकिन पायलट की डर उसकी आवाज में दिख रहा था। विमान अब बादलों के बीच था, इतने घने बादल कि बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक को पायलट चिल्लाया, सर कंपास काम नहीं कर रहा, चेक द बैकअप कंपास। पर बैकअप भी डेड हो चुका था। यहाँ पे बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा और अंदर पैनिक। पायलट ने बेस से संपर्क करने की कोशिश की, कोई सिग्नल नहीं। विमान डायरेक्शन लेस हो चुका था। अचानक खिड़की पे बर्फ जमने लगी, तापमान गिरने लगा, इंजन की आवाज तेज होने लगी थी। एक बड़ा झटका लगा, फिर विमान ने एक तेज मोड़ लिया। लोग अपनी सीटों से गिर गए। पायलट की आंखें बड़ी हो गई। बादलों की बीच से एक अचानक विशाल काली चट्टान दिखाई दी। पायलट ने विमान को ऊपर खींचा। विमान का निचला हिस्सा चट्टान से टकरा गया और पंख टूट गया, और झटका इतना दमदार था कि लोग दीवारों से जा टकरा गए और सीटें टूट गई। विमान अब बर्फ की ढलान पे फिसलने लगा और गिरने लगा। चीखें, रोना सब मच गई थी उसमें विमान में। आखिरी झटका और फिर विमान रुक गया। कुछ सेकंड तक फिर सब शांत, मौत जैसा शांत। फिर धीरे धीरे आवाजें आने लगी, कोई है, मदद करो। विमान का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका था। कई लोग वहीं मर चुके थे। जो बचे थे उनके शरीर खून से लथपथ थे। जब बचे हुए लोग बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ऊपर बादल, नीचे अनंत बर्फ, और आसपास कहीं भी इंसानी मदद नहीं, कोई जानवर नहीं, बस बर्फ और खामोशी। 8 लोगों की मौके पे मौत हो चुकी थी। बाकियों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में डर, चेहरे पे सदमा और दिल में एक ही सवाल, हम कैसे बचेंगे। पहली रात मौत से टक्कर हुई थी उन लोगों की, और रात में टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ना कोई तंबू, ना कोई आग, ना खाना। सब लोग विमान के टूटे हिस्से में उसके एक दूसरे से चिपक कर बैठे। एक लड़का रोते हुए बोला, माँ मुझे घर जाना है। ठंड शरीर में, नाक कान हाथ सबको सूनी कर दी थी। कुछ लोग तो चुपचाप सो गए। सुबह में उनमें से 3 कभी नहीं जागे
और सुबह में सूरज निकला तो वो बाहर आए और वो देखे कि उनके पैरों के नीचे सिर्फ सफेद मौत थी। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक लंबी सांस लेकर अर्नव बोला, हमें कोई ढूंढने आएगा, बस कुछ दिन हमें यहाँ पे रुकना होगा। सबने हाँ में सिर हिलाया और फिर मलबे से एक टूटा हुआ रेडियो मिला। सबने उम्मीद की आंखों से उसे देखा। एक इंजीनियर लड़के ने उसे चेक किया, उसमें से शोर आया, आवाज निकली और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया जा रहा है ऐसा साउंड आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दुनिया ने मान लिया था कि वो मर चुके हैं। पहली बार पहाड़ों ने जीत हासिल की थी। यहाँ तेज हवा चेहरे पे चाबुक की तरह लग रही थी। बर्फ इतनी ठंडी थी कि हाथ सूने पड़ रहे थे। विमान के टूटे हिस्से के पास जो 17 लोग बचे थे, उन्होंने किसी तरह खुद को कपड़े और सीटों के फंसे हिस्सों से ढक रखा था और हवा इतनी तेज थी कि शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। पहली रात कोई नहीं सो पाया। सब चुप थे, बस ठंडी हवा और बस टूटे दिलों की आवाज थी। डे 2 रियलाइजेशन। सुबह आँख खुली और उन्होंने देखा बर्फ की मोटी परत हर चीज पे जम चुकी है। पैर, जूते, कपड़े सब गीले और ठंडे। 2 लोग रात में ही मर चुके थे। कोई नहीं बोला, बस खामोशी। बाकियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन रोने के लिए ताकत नहीं बची थी उनके अंदर। लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि ये जगह नर्क है। खाना खत्म हो रहा था। गणेश बैग खोलते हुए बोला, हमारे पास बस कुछ चिप्स, 2 बिस्किट के पैकेट और थोड़ी सी चॉकलेट्स हैं। ऊपर पहाड़ों पे खाना नहीं, सिर्फ इंतजार था और भूख धीरे धीरे शरीर को कमजोर करते जा रही थी। डे 4 हकीकत का प्रहार। 4 दिन बीत गए, ना खाना, ना गर्मी, ना मदद। शाम को जब सब थक के बैठते हैं तो अहमद धीरे से कहता, बस एक बार हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे, पर आवाज आती नहीं थी। उनके आसपास सिर्फ बर्फ, हवा और मौत की गंध थी। ठंड सबसे बड़ा दुश्मन रात में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता था। रात में तापमान -25 डिग्री चला जाता था। सब एक दूसरे के पास सो जाते थे। चिपक के सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने कहा, सोते मत रहना, अगर लगे कि नींद आ रही है तो जाग जाना, क्योंकि इस ठंड में सोकर मर जाना बहुत आसान है। डे 7 7 दिन से उनके पेट खाली थे, अब शरीर खुद खा रहा था। हिम्मत और इंसानियत दोनों का इम्तिहान था यहाँ पे। इन मौत की स्थितियों में लिया गया फैसला बहुत कठिन होता है, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। उन्होंने वो फैसला लिया जो कोई नहीं लेना चाहता था। यह तय हुआ, 3 लोग पहाड़ों को पार करके मदद लाने जाएंगे, बाकी वहीं इंतजार करेंगे। फैसल, लाजू और गणेश जाने वाले थे। बाकी सब उनके जूते, बैग, कपड़े ठीक करने में लग गए थे। जाते समय राजू ने सबको देख के कहा, अगर हम वापस नहीं आए तो याद रखना, हमने कोशिश की थी। अजय ने उन्हें गले लगाया, तुम जाओगे और हमें वापस भी लेकर लौटोगे। उनकी आंखों में भरोसा था, लेकिन चेहरे पे डर। डे 17 तीनों का यात्रा शुरू हो गया। सुबह का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था। पहाड़ ऊपर से इतना ज्यादा चमकदार और सफेद दिखता था कि ऊपर से देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती। फैसल चलते चलते नीचे देखता और कहता, लोग कहते हैं कि पहाड़ों में भगवान रहते हैं, मुझे लगता है यहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं रहता। रात में सोने के लिए उन्होंने विमान की सीट का फोम इस्तेमाल किया। भूख लगी तो बर्फ का पानी पिया। ठंड इतनी कि पैर सून पड़ गए। इधर कैंप में बाकी लोग हर दिन नीचे से आसमान देखते और उम्मीद की गुहार लगाते हैं और ऊपर देखते और सोचते कि ऊपर शायद 3 लोग दिखाई दे। अजय हर रात बैठ के कहता, वो आएंगे, मुझे भरोसा है, लेकिन उसके अंदर यह डर बढ़ रहा था। एक रात रवि बोला, अगर वो वापस नहीं आए तो। अजय ने बस इतना कहा, उम्मीद ही आखिरी हमारी दवा है। डे 22 मौसम का आक्रमण। ऊपर पहाड़ों में हवा इतनी तेज थी कि गणेश का बैग यहाँ नीचे गिर गया। बैग के साथ उनके पास का आखिरी खाना भी चला गया। फैसल ने बैग गिरते देखा और चिल्लाया, नहीं, यही हमारा यहाँ पे सब कुछ था। गणेश जमीन पे बैठ गया। यार अब क्या करेंगे? राजू ने दोनों के कंधे पे हाथ रखा। हम अब तक आए हैं, वापस अब नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डे 30 कमजोरी अब शरीर में घर करे जा रही थी। चलते चलते वे गिर जाते। एक रात फैसल जागा और बोला, मुझे मेरी माँ दिख रही है, वो बुला रही है मुझे। राजू ने जोर से उसे झकझोरा, तू पागल हुआ है क्या?
आंखें बंद करना मतलब कि मौत है। अगर जो आंखें बंद कर लिए तो मतलब है उसका मौत। इधर कैंप में डे 35। कैंप में अब बस 13 लोग बचे थे। हर सुबह एक लाश उठानी पड़ती थी वहाँ पे। अजय एक चेहरा देखता और ना बोलता। तुम हमसे हार नहीं मान सकते थे। राजू की माँ द्वारा दिया गया एक कड़ा ब्रासलेट अजय ने अपनी जेब में रखा था। यह उसे लौटा दूंगा मैं, बस वो वापस आ जाए। डेट 45। फैजल और गणेश चलते रहे। आगे पहाड़ और नीचे बर्फ। एक दिन पहाड़ों के पार उन्हें दूर हरा इलाका दिखा। उन्हें लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहे हो और तीनों जमीन पे बैठ के रोने लगे। फैजल बोला, हम बच जाएंगे भाई। डे 47। इंसानों के निशान उन्हें झाड़ियों पे पाँव के निशान दिखने लगे। अब दिल की धड़कन उनकी तेज हो गई थी। फैजल चिल्लाया, कोई है, कोई है, पर आवाज उनकी थक चुकी थी। दूर तक उनकी आवाज जा ही नहीं पा रही थी। तभी एक छोटा सा क्वार्टर नजर आया उन्हें। तीनों ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन वो वहीं गिर गए। राजू ने बैग से कागज निकाला और लिखा, हम पहाड़ों में फंसे हैं, 13 लोग अभी जीवित हैं, मदद भेजो। उन्होंने कागज एक पत्थर में बांधकर नीचे फेंका। नीचे आदमी ने कागज को पढ़ लिया। बाय द लक। पहाड़ों में पहली बार उम्मीद की आवाज गूंजी, रुको मैं मदद ला रहा हूँ। तीनों वहीं गिर पड़े। वह रो रहे थे पर यह हार की नहीं बल्कि जीत की रोना था। डे 50। हेलीकॉप्टर अगले दिन कैंप के ऊपर मंडरा रहा था। नीचे बचे हुए लोग टूट चुके थे। हर दिन मौत को सामने देखा था उन्होंने। मौत को बिल्कुल करीब से देख रहा था। मौत को बहुत करीब से देखा था और आज आसमान में जिंदगी उड़ रही थी। हेलीकॉप्टर नीचे आया और अजय रोते हुए चिल्लाया और बोला, हम बच गए, हम सच में बच गए। एक एक कर सबको उठाया गया। 72 दिन बाद घर वापसी 48 में से सिर्फ 21 लोग जिंदा लौटे। जब इंडिया वो पहुंचे तो परिवार उन्हें गले लगाकर रो रहे थे। राजू अपने माँ के कंधों पे सिर रख के बस यही कह पाया, माँ हम जीत गए। अब आप क्या सोचते हैं? आप उन 72 लोगों में से होते तो क्या आप सरवाइव कर पाते या नहीं कर पाते? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आप क्या फैसला लेते ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।